और अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी 5 रिपोर्टर्स की जुबानी। मुझे याद है कि जनवरी 2014 में जो आखिरी साल था मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के तौर पर, वो नेशनल मीडिया सेंटर आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। और इस महत्वपूर्ण मौके पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने भी उसमें उनसे सवाल पूछा था। कई पत्रकारों ने सवाल पूछे और सबसे ज़्यादा सवाल जो था वो घोटालों पर था। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और कोयला घोटाला की सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी। और जाहिर है सबसे ज़्यादा सवाल मनमोहन सिंह से इन घोटालों के बारे में पूछे गए थे। पत्रकार एक के बाद एक बार बार उनसे पूछते रहे कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो क्यों विफल रहे इन घोटालों को रोकने के लिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुझे याद है करीब 60 पत्रकारों ने 100 के आसपास सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से। और इसके आखिरी में मनमोहन सिंह ने एक महत्वपूर्ण कोट दिया था जिसकी बाद में कई साल तक चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा था, आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट हिस्ट्री विल बी more kind to me than the media and opposition parties in parliament। यानी मनमोहन सिंह ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि आप सब या जो विपक्षी पार्टियां संसद में हैं, आप जिस नज़रिए से मेरे काम को, मेरे सरकार के काम को देख रहे हैं, इतिहास मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल अलग तरीके से मेरे काम को मुझे याद करेगा। और अब देखिए जब वो दुनिया में नहीं है और जिस तरह की आउटपोरिंग, जिस तरह का इमोशन दिखा है, जिस तरह की प्रतिक्रिया सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जिनके खिलाफ मनमोहन सिंह ने राजनीति की, वो सब एकजुट होकर उन्होंने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद आती है, 2008 का साल था, जुलाई का, और आपको पता है इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील उस वक्त साइन किया गया था। और प्रकाश करात जो CPM के महासचिव थे, वो बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर भारत सरकार ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया तो लेफ्ट पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लेंगी। लेकिन मनमोहन सिंह इस धमकी के बावजूद पीछे नहीं हटे और उन्होंने अमेरिका जाकर ये डील साइन की। इसके बाद लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस लिया और किसी तरह समाजवादी पार्टी के समर्थन से मनमोहन 1 सरकार जो थी, जो पहली सरकार थी 2004 से 2009 तक, वो सरकार बच पाई। लेकिन पूरे समय मनमोहन सिंह बार बार ये कहते रहे कि मेरा आकलन है, मेरा विश्वास है कि भारत की एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए इंडिया US न्यूक्लियर डील साइन करना बेहद ज़रूरी है। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। वो बहुत सोच समझकर फैसले करते थे और जब एक बार फैसला कर लेते थे तो उस फैसले से पीछे नहीं हटते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व में जो सादगी थी, जो सज्जनता थी, विनम्रता थी, ये पत्रकारों के साथ उनकी बातचीत में, चर्चाओं में भी साफ तौर पर झलकती थी। वो पत्रकारों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते थे कि वो प्रधानमंत्री पद जैसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, बल्कि वो उसी तरह से मिलते थे कि उनमें उस पद का कोई भी भाव अहम नहीं आया है। वो एक सामान्य अधिकारी की तरह ही पत्रकारों से बातचीत करते थे। सामने वाले को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते थे कि वो प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहा है। ये उनके व्यक्तित्व की सरलता थी, सहजता थी और विनम्रता भी थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक कार्यक्रम कवर करने के लिए भेजा गया। NDTV का जो पुराना कार्यालय था, अर्चना कॉम्प्लेक्स, वहाँ से सिविफोर्ट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, कुछ ही दूरी पर है। मैं ये कार्यक्रम कवरेज करने के लिए गया और उसी दौरान PMO के एक अधिकारी का मेरे पास मैसेज आया कि ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद PM डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ पत्रकारों से बातचीत करना चाहते हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं तुरंत अपने कैमरा पर्सन को लेकर जिस जगह पर बताया गया था वहाँ गया और मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले खड़े हुए हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो स्वयं चलकर मेरे पास आए। अमूमन होता यह है कि पत्रकारों को भाग करके नेताओं के पास जाना होता है, लेकिन इस मामले में हुआ ये कि वो खुद प्रधानमंत्री होने के बावजूद चलकर मेरे पास आए और मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा कि हम अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जिसको कि TV पत्रकारिता की भाषा में टिक टेक कहा जाता है, छोटी सी संक्षिप्त बातचीत जो किसी नेता के साथ तुरंत होती है। हमने वो बातचीत उनके साथ की और सहजता के साथ उन्होंने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। और ये उनकी जो सादगी है, विनम्रता है, सज्जनता है, ये दिखाता है। और यही इसी बात का परिचय मुझे कई बार तब भी हुआ जब संसद भवन में उनसे अलग अलग मौक़ों पर बातचीत करने का मौका मिला या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया लेने का मौका मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के मेरी कई यादें हैं, लेकिन सबसे बड़ी याद जो है जिसे मैं संजो के रखना चाहता हूं वो है उनके साथ न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की
वो यात्रा जहाँ पे उन्होंने बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया था। और उसके बाद जब जहाज़ में हम लौट रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या ये बिल जो है आप पार्लियामेंट में पास करा लेंगे, उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है। जब उनसे कहा गया कि नहीं वहाँ पे लेफ्ट पार्टियाँ आपका विरोध कर रही है, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा उनको समझाने की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये भारत के हक में है। उसके बाद जब वापस लौटे और संसद में जब ये बिल पास कराने की नौबत आई, लेफ्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। तब सब पत्रकारों ने एक बार फिर डॉक्टर साहब को पूछा कि क्या आप नर्वस है, समर्थन कहाँ से आएगा। उन्होंने कहा कि समर्थन मिल जाएगा और फिर समाजवादी पार्टी समर्थन देने आई और आखिरकार डॉक्टर साहब ने ये बिल पास करा लिया संसद में। तो एक वैसी शख्सियत जो कि मृदुभाषी हो, लेकिन विनम्रता के साथ साथ उनमें एक दृढ़ निश्चय भी था। वो हमारे सवालों का जवाब देने से हिचकते नहीं थे, तब तक जवाब देते थे जब तक हम सब उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे। किसी को तुम करके नहीं बोलना, सबको आप करके बोलना, ये उनकी शख्सियत थी जो लगता है कि हर मानव में होनी चाहिए। वैसे तो मनमोहन सिंह को लेकर मेरी कई यादें हैं, कई संस्मरण हैं, संसद में कई यादें हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति भवन में कई कार्यक्रम होते थे उसकी यादें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी के साथ जो मनमोहन सिंह का रिश्ता था उसको लेकर दो रोचक वाकया सुनाना चाहता हूँ। पहला वाकया है संसद भवन का, जब मैं वहाँ मौजूद था और राज्यसभा का जो गैलरी होता है, जो लॉबी जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने देखा कि एक तरफ से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री वो आ रहे थे निकलकर राज्यसभा से, और इस तरफ से दूसरी तरफ से प्रणब मुखर्जी वो राज्यसभा में प्रवेश करने जा रहे थे। तो उसी लॉबी में दोनों की मुलाकात हुई। मुझे पूरी अच्छी तरह याद है कि जब मुलाकात हुई तो प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह ने सर कहकर संबोधित किया। इस पर प्रणब मुखर्जी नाराज़ कहें या थोड़े उनको अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद आप मुझे सर कहकर नहीं बुलाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक वाकया तो ये हो गया। दूसरा, हम लोगों को प्रणब मुखर्जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी, अनोखी कहानी सुनाई थी। उन्होंने भी बताया था कि जब शुरू में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और जब कैबिनेट की बैठक होती थी, उसमें कैबिनेट की बैठक में भी मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को सर कहकर बुलाते थे। तो जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो प्रणब मुखर्जी ने खुलकर मनमोहन सिंह से कहा कि अब आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो मुझे आप सर कहकर नहीं बुलाएं। तो उसके बाद वो प्रणब मुखर्जी को प्रणब जी कहकर हमेशा फिर बुलाते रहे। इसकी वजह ये थी कि प्रणब मुखर्जी जब इंदिरा गांधी के समय में वित्त मंत्री थे, उस समय मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, और उस लिहाज से जो वित्त मंत्री होता है वो आरबीआई गवर्नर का एक तरह से बॉस हुआ, तो बॉस को वो सर कहकर बुलाते थे और यही उनकी आदत थी। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी ये आदत बरकरार रही। लेकिन शुरू में 2-3 वाकया के बाद प्रणब मुखर्जी ने उन्हें कहा कि उन्हें सर कहकर नहीं बुलाया जाए, और फिर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को प्रणब जी कहकर बुलाने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। अब बच गई है तो उनकी यादें जो कभी भी मिट नहीं सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आते ही ख्याल आता है एक ऐसी शख्सियत, सौम्य शख्सियत जो शालीनता के साथ चुपचाप अपने काम करने में यकीन रखता है। कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते थे। याद आता है संसद का वो दिन जब हर बुधवार को वो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बैठते थे। उसमें प्राइम मिनिस्टर डे कहा जाता था। सवाल का बेशक वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन वो लोकसभा में मौजूद होते थे। जब भी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, महत्वपूर्ण डिबेट हुआ करता था, बहस होता था, उसमें वो बाकायदा हिस्सा लेते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थे कि आप कभी भी उनसे कोई भी सवाल कर सकते थे। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड की बात करें, सैनिकों के सम्मान की बात करें, कई तरह के फंक्शन होते थे और हम लोग जाते थे वहाँ पर, सवाल पूछते थे, हर सवाल का जवाब उनके पास होता था और बखूबी शांति के साथ वो जवाब दिया करते थे। सवालों से वो कभी भागते नहीं थे। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी नीतियों की तारीफ कर रहा है कि 91 के बाद जिस तरह से वित्त मंत्री बने, उसके बाद लगातार 2 टर्म जो है प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद, पंडित नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री थे जो लगातार जो है प्रधानमंत्री 2 टर्म बने, यानी 10 साल बाद
10 साल और उनका रिकॉर्ड जो है मौजूदा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी उनको तोड़े हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो ये सारे अगर उनके कार्यकाल को देखें तो देश को जो उन्होंने आर्थिक ऊंचाई दिया, जो हमारी जो खस्ता हमारी जो इकोनॉमी थी उसको एक अच्छी जगह पर पहुंचाया है।